डायलॉग मंच पटल पर आपका बहुत 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 स्वागत है आदरणीय पंकज कुमार सिंह जी। मैं पटल पर आपको सर्वप्रथम प्रणाम निवेदित करती हूँ अपनी टीम की ओर से, डायलॉग मंच टीम की ओर से, और आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बंधुओं, मैं पंकज कुमार सिंह जी का आपसे परिचय कराना चाहती हूँ कि पंकज कुमार सिंह जी वर्तमान में बीपीएससी अर्थात बिहार पीसीएस के तहत 2019 के तहत असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर कार्यरत है। और इससे पूर्व भी इन्होंने अपनी शिक्षा के बल पर चयन लिए हैं। ये राजस्थान 2013 में राजस्थान पीसीएस में सिलेक्ट हो चुके हैं हमारे पंकज कुमार सिंह जी, और उसके उपरांत इन्होंने बीपीएससी में भी कई बार परचम लहराया है अपनी विजय का। तो स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है पंकज कुमार सिंह जी आपका। मैं कुछ प्रश्नों जी जी सर, यदि आप आज्ञा दें तो फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी हमारे बंधुओं की ओर से, हमारे टीम की ओर से। बिल्कुल 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 पूछे। सर, आप इतने समय से आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप तैयारी कर रहे हैं और वर्तमान में आप एक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। तो मन में एक प्रश्न आता है कि हम जब इस स्तर पर पहुंच जाते हैं तो हमारे अनुभव क्या कहते हैं? हमें कॉन्सेप्ट ज्यादा काम आते हैं या फिर हमें फैक्ट्स अधिक कार्य आते हैं हमारे? तो ये एक प्रश्न हर एक विद्यार्थी के मन में रहता है और हमारे मन में भी है, तो आपसे इसका उत्तर हम चाहते हैं। विद्यार्थी जीवन से जब हम एक अधिकारी के जीवन में आते हैं, जब हम एक अफसर बनते हैं, तो हमें अगर उस समय कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो जाए कि हमें एक्चुअल में आगे क्या करना है, तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, क्योंकि तथ्य हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हम तथ्य को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे अगर बहुत सारे डेट आपको याद करने हो तो ये मुश्किल नहीं, ये बहुत ही मुश्किल है, कठिन कार्य है। कब लड़ाई कौन हुई, कौन कब मरा, कौन राजा बना, के ये संभव नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है तो ये सारे तथ्य जो है सो याद करना बहुत कठिन नहीं हो जाता, बहुत स्पष्ट हो जाता है। तो आप कहना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट जी, तो आप कॉन्सेप्ट्स को प्रायोरिटी देना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कॉन्सेप्ट प्राइमरी चीज है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फैक्ट कभी मैटर करेगा ही नहीं, फैक्ट ऑटोमेटिक आपके पास चला आएगा। और अगर आप सिर्फ फैक्ट के पीछे जाएंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि अभी आप 10 फैक्ट याद करेंगे और फिर जो है सो अगले घंटे या अगले 10 दिनों में या 15 दिनों में फिर आप उसको भूल जाएंगे, आपको बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा। जी, तो हमें एक उत्तर मिलता है कि कॉन्सेप्ट्स हमारे अधिक कार्य आते हैं और हमें उन पर ध्यान भी देना चाहिए। फैक्ट्स भी बहुत अधिक आवश्यक है, परंतु कॉन्सेप्ट यदि क्लियर होगा तो हम फैक्ट्स को थोड़ा सा दरकिनार करते हुए अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो एक अगले प्रश्न की ओर चलती हूँ कि हमने देखा है कि विद्यार्थी जीवन में जब हम रहते हैं, एक अभ्यर्थी के मन में हमेशा ये बात रहती है कि एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर तो बस आराम ही आराम है। तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? आप तो चयनित हो चुके हैं, आप तो एक पोस्ट पर विराजमान है, तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? ये स्वाभाविक से मनोविज्ञान है कि जब हम विद्यार्थी जीवन में होते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन अंत नहीं है, सिलेक्शन आरंभ होता है। मतलब एक विद्यार्थी जीवन से हमारे मतलब एक दायित्वपूर्ण जीवन में एक ये हमारा आगमन होता है। विद्यार्थी जीवन की तुलना में जीवन ज्यादा कठिन है। बिल्कुल, क्योंकि हमें ऐसा लगता है जब सिलेक्शन नहीं होता है कि आखिरी परीक्षा है, परीक्षा पास कर जाएंगे, नौकरी हो गई। लेकिन जब हमारी नौकरी हो जाती है इसके बाद पता नहीं कई परीक्षाएं यहाँ होती है। पहले विभागीय परीक्षा देना होगा, हर ट्रेनिंग के बाद एक एग्जाम देना होगा, पता नहीं कितने प्रेजेंटेशन। अब आप जो काम करेंगे उसके लिए आप जिम्मेवार रहेंगे, आप जो ऑर्डर करते हैं उसके लिए आप जिम्मेवार हैं। तो इतना मजेदार नहीं है जितना दूर से दिखता है। जी जी जी, तो समझ आ रहा है कि एक बार आप पहुंच चुके हैं, एक बार एक पद पर पहुंच चुके हैं तो आपको बहुत अनेकों सोपानों से गुजरना पड़ेगा। तो बिल्कुल सत्य कहा आपने। एक अगले प्रश्न की ओर मैं आपको लिए चलती हूँ आदरणीय पंकज जी।
देखिए आजकल सोशल मीडिया का दौर है और कोरोना काल भी चल रहा है। मैं खुद ही देखती हूँ कि हमारे सारे जो अभ्यर्थी हैं वो अधिक से अधिक सोशल मीडिया से अनेकों प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने प्रश्नों का हल ढूंढते हैं। इनफैक्ट आजकल तो स्टडी भी सोशल मीडिया से ही हो रही है, सारे इंस्टीट्यूट ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। तो और इतना अधिक मटेरियल हमारे पास उपलब्ध भी है, लिखित भी और यहाँ हमारे सोशल मीडिया पर भी। तो एक अभ्यर्थी को ऐसा कैसे उसको समझ में आए कि हमारे पास जितना भी मटेरियल है इसमें से हमारा जो मतलब मेन है, जो हमारे काम का है वो क्या है और इसमें से हम क्या छोड़ें और क्या पढ़ें। तो ये कैसे इसमें सिलेक्ट करें कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और फिर डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, सोशल मीडिया का तो दौर हम सब जानते ही हैं कि डिस्ट्रैक्शन इतना अधिक है। तो आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा, से निवेदन है। सोशल मीडिया जो है सो अभी के समय के लिए ये आवश्यक है। अगर कोई विद्यार्थी ये सोचता है कि हम सोशल मीडिया से दूर रह के या इंटरनेट से दूर रह के अपनी तैयारी को ज़्यादा इफेक्टिव बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से रणनीतिक भूल है। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये आवश्यक चीज़ है। आप जब सर्विस में आएंगे या जहाँ कहीं भी जाएंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें तो इससे पहली बात कि हमें इसको प्रायोरिटी देना है। और बिल्कुल अब जिस तरह से सिचुएशन बदला है पेंडेमिक के बाद, तो इसके जो स्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि बहुत सारी सूचनाएं हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। इसके लिए सबसे पहले हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी अगर हम कोई भी पीसीएस, स्टेट पीसीएस की बात करें या यूपीएससी की बात करें, तो हम सबसे पहले एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी अगर हमारा पूरा कंप्लीट होगा तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि ये चीज मुझे लगता है कि सिलेक्शन में सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतने सारे इंफॉर्मेशन है, इतनी सारी सूचनाएं हैं, तो वो परिश्रम जो है सो बेवजह चला जाता है। तो हमें ये पता हो जाए कि हाँ हमें क्या नहीं पढ़ना है, तो पढ़ाई ज्यादा आसान हो जाती है। जी, बिल्कुल सत्य कहा आपने, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूँ। हमारे विद्यार्थियों को यह सब अपने जीवन में लाना चाहिए। एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पंकज जी, कि क्या आप मानते हैं कि जो तैयारी हम कर रहे हैं, ये तैयारी हमारे व्यक्तित्व को निखारने की है, या बस हम अपने जीवन यापन के लिए इससे जुड़े हुए हैं, या सिर्फ धनोपार्जन के लिए? तो थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। ये जो तैयारी है मतलब हमारे व्यक्तित्व को सच में निखार देता है। अगर कोई विद्यार्थी, अगर गंभीर विद्यार्थी अगर इसकी तैयारी करता है, तो वो एक अधिकारी बने या ना बने, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति जरूर बन जाता है, क्योंकि वो इतना अवेयर हो जाता है अपने आसपास के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, अपने सोसाइटी के बारे में, अपने कल्चर के बारे में, हर एक चीज के बारे में उसके अंदर अवेयरनेस हो जाती है। और आपको पता है कि जो व्यक्ति अगर जिसके अंदर अवेयरनेस होगा, जिसके अंदर ज्ञान होगा, तो व्यक्तित्व तो निखरेगा ही। ये व्यक्तित्व निखरने की प्रक्रिया है, एक यात्रा है। मुझे तो लगता है कि हर उस व्यक्ति को तैयारी करनी चाहिए जिसको नौकरी करना हो या ना करना हो, क्योंकि ये तैयारी ही इतनी शानदार है कि हमारे व्यक्तित्व को एक नया आयाम दे देता है, निखारती है। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो सभी को इस ओर आना चाहिए। और वास्तव में ये तैयारी ऐसी है कि हमारे जीवन में बहुत अधिक बदलाव ला देती है। भले ही हमें वो पद ना मिले जिसके हम इच्छुक हैं, लेकिन उस पद से अधिक हमें प्रतिष्ठा मिलती है, हमारे जीवन में काफी परिवर्तन आते हैं। सहमत हूँ आपसे। एक और प्रश्न की ओर आपको लिए चलती हूँ। तो एक प्रश्न आपसे पूछती हूँ कि देखिए, हमारे जब स्टूडेंट लाइफ होती है तो कई से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बुद्धि के स्तर पर सामान्य होते हैं, और बहुत अधिक विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो प्रतिभाशाली हैं, कुछ मंद बुद्धि भी हैं। तो अनेक प्रकार के विद्यार्थी हैं हमारी कक्षा में। तो हमेशा से ऐसा रहा है कि जो सामान्य स्तर के विद्यार्थी होते हैं उनको इस क्षेत्र में आने से लोग उनको प्रोत्साहन नहीं देते, उनका मनोबल कभी भी हाई नहीं करते, कोई मोटिवेट नहीं करता उन्हें। प्रतिभाशाली बालकों के साथ उल्टा है, उनको और ज्यादा मोटिवेट करते हैं, जबकि वे तो स्व उनमें उत्प्रेरण की भावना रहती है। तो क्या ऐसा है कि जो सामान्य स्तर के विद्यार्थी हैं वे इस क्षेत्र में नहीं आ सकते, या उनको भी वो भी पूरी मेहनत के साथ इसमें आते हैं और अपने झंडे गाड़ते हैं? क्या ऐसा है? मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा मतलब करेक्शन चाहूंगा कि जैसे कुछ बच्चे मंद बुद्धि होते हैं। मंद बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, सामान्य बुद्धि ठीक है।
मंदबुद्धि एक तरह का विकार के बारे में बताएगा। जी 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 जी, मैं बात करता हूँ कि समझ दो तरह के छात्र, एक व्यक्ति जो जन्मजात मेधावी होते हैं, दूसरे हाँ व्यक्ति जो जी सामान्य बुद्धि के लोग हैं। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि ये परीक्षा जो है ना तो जी सामान्य बुद्धि और मेधावी बुद्धि की नहीं है। ये जी परीक्षा है कि आप कितने प्रैक्टिकल हैं, कितना अच्छा अप्रोच है, कितनी एनालिसिस क्षमता आपके अंदर है। इस चीज की परीक्षा है ये। और मैंने तो मतलब अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है वो ये देखा है कि सामान्य बुद्धि के जो छात्र होते हैं वो तुलनात्मक रूप से ज्यादा सफल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे मतलब मेधावी, वही कछुआ खरगोश वाली कहानी होती है ना। हो सकता है कि मेधावी जी बुद्धि जी का जी कोई छात्र जी हो तो उसके अंदर ये भ्रम हो जाए कि मैं बहुत जल्दी कर लूंगा इसको, लेकिन ये सतत जी चलने वाली तैयारी है। और चाहे आप कितने भी सामान्य पृष्ठभूमि से रहे हों या कितनी मेधावी पृष्ठभूमि से रहे हों, इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद सारे लोग बराबर होते हैं और जी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता किसी में। ये बस जी जी अपने परिश्रम के आधार पे ही हम इसको कर सकते हैं। तो ये इसको डिफरेंशिएट नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई बच्चा जिसका एकेडमिक करियर अच्छा नहीं रहा हो, कोई बहुत डिस्ट्रिक्ट टॉपर या स्कूल टॉपर नहीं रहा हो, तो बहुत हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जी मेरे एकेडमिक्स कभी से अच्छे नहीं रहे। मतलब मैंने लगभग बहुत सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण की, मैंने स्टेट पीसीएस की। तो जी जी मुझे ये लगता है कि मेरा एकेडमिक कभी अच्छा नहीं रहा, लेकिन कभी मुझे लो कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा। मुझे बस यही लगता था कि मैं तैयारी करूंगा तो मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। वाह एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ कोई भी बच्चा अगर तैयारी करेगा तो मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है उसके सफल होने के लिए। जी जी, तो उसका जो सार निकल के आता है वो तो ये है कि यदि कोई सामान्य बुद्धि का विद्यार्थी दृढ़ निश्चय कर ले और अपना 100% दे तो वे कुछ भी कर सकता है। तो बच्चों, आपको आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मन में एक प्रतिज्ञा की आवश्यकता है आगे बढ़ने के लिए। एक अगला प्रश्न मैं आपके समक्ष रखती हूँ कि एक प्रश्न है कि बेसिक योग्यता इस क्षेत्र में नागरिक सेवा में आने के लिए क्या ऐसी बेसिक योग्यता है जो एक अभ्यर्थी में होनी चाहिए? कुछ आप इस पर। मुझे तो लगता है कि ये तो बहुत सारे मतलब योग्यताएं हैं जो होना चाहिए, लेकिन अगर मैं बस इसको इसी को रिलेट करूंगा कि विद्यार्थी जीवन से अधिकारी जीवन में आने के लिए मतलब क्या होना चाहिए एक अभ्यर्थी के अंदर। तो मुझे लगता है कि परसिवरेंस जो है, यानी मतलब स्पिरिट ऑफ फाइटिंग, संघर्ष करने के जिसके अंदर जज्बा हो, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें समय लगता है, इस तैयारी में समय लगता है, आपको सर्विस में भी आगे बहुत चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो एक फाइटिंग स्पिरिट जिसके अंदर रहेगा वो एक सफल अधिकारी बनेगा और वही एक सफल अभ्यर्थी भी बनेगा। वही मतलब परीक्षा में सफल होगा जिसके अंदर मतलब है कि चीजों को मतलब एक है कि फाइटिंग स्पिरिट उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। संघर्ष करने की जो उसकी जिजीविषा है, उसको हिंदी में एक वर्ड आता है जिजीविषा, बार बार उठने वाली, और मतलब ये जिसके अंदर है तो मुझे लगता है कि पर्याप्त है। बाकी सारी चीजें चली जाती है। जी, फाइटिंग स्पिरिट बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो हम हर क्षेत्र में ही देखते हैं कि हमें यदि कहीं जीत हासिल करनी है तो हमें हमारे अंदर धैर्य होना चाहिए, हमें संघर्षशील होना चाहिए, और एक स्व प्रेरण की भावना तो बहुत अधिक आवश्यक है। क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि जब परिवार भी साथ छोड़ देता है बच्चों का, एक मन में रहता है। जोड़ना चाहूंगा कि एक चीज और जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे कि कोई भी अभ्यर्थी जो इस परीक्षा की तैयारी करता है, अगर वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ तैयारी करेगा तो उसका आउटकम निकलना मतलब 99% तय है। अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उसका आउटकम भी पॉजिटिव होगा। मतलब अगर 10 लाख विद्यार्थी दे रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि इसमें से मात्र 400 या 500 लोग ही सफल होंगे। हमें ये सोचना है कि हम 400-500 में क्यों नहीं है, हो सकते हैं। हम अक्सर परीक्षा देने के बाद अगर नेगेटिव अप्रोच रखेंगे तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। हमारा जो मस्तिष्क है उसी तरह से चीजों को हमारे सामने लाता है जैसी हम सोच रखते हैं। इसीलिए पॉजिटिव सोच होना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट है, इलाज है इस परीक्षा के लिए। जी, तो जैसे हमारे विचार होंगे वैसा ही परिणाम होगा परीक्षा का।
यही इससे निष्कर्ष निकलता है। पंकज जी, कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जो प्रथम रैंक नहीं ला पाते हैं, वो प्रथम से ऊपर द्वितीय या फिर और ऊपर पहुंच जाते हैं, या कोई भी उनकी रैंक आती है, लेकिन प्रथम ना लाने के उनमें एक कसक सी रह जाती है। तो ऐसा क्या होता है कि वो, एक तो ये कि उनमें ऐसी कसक क्यों है, और ऐसा क्या हो जाता है कि वो प्रथम रैंक नहीं ला पाते हैं? तो इस पर क्या कुछ मन में बस एक विचार आया है कि आपसे पूछूं। मुझे लगता है कि ये मानवीय प्रवृत्ति है कि अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना मानवीय प्रवृत्ति है। लेकिन इसमें थोड़ा, अब जब परीक्षा फल निर्धारित हो चुका है, जब सब कुछ हो चुका है, तो समय मुझे लगता है कि जो भी लोग परीक्षा पास करके आते हैं तो 10-15 दिन बाद सारे लोग संतुष्ट हो जाते हैं लगभग, जो है ठीक है, अगली बार देखा जाएगा अगर किसी को असंतोष होता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि इसमें ये किसी के माइंड, बैक ऑफ द माइंड नहीं रहता कि हम इस परीक्षा में टॉप करेंगे या नहीं करेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि हम इस परीक्षा में सफल होंगे या नहीं होंगे। बाद की बातें जो है सो बिल्कुल साइकोलॉजिकल है, क्योंकि एक मानवीय प्रवृत्ति है, हर कोई चाहता है श्रेष्ठ बनना, तो ये होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें बस एक ही चीज रहता है अभ्यर्थी के मन में कि हम इस परीक्षा में सफल होंगे या नहीं होंगे, अक्सर यही होता है। जी पंकज जी, एक और बात है कि थोड़ा सा ये प्रकाश डालिएगा कि जो अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठते हैं और मन में हमेशा ही शंका का भाव रहता है, भले ही वो कितनी भी, अभी आपने इसका आंसर दिया था हालांकि, लेकिन बहुत अधिक प्रतिभाशाली बच्चे भी सब कुछ जानते हुए भी क्यों अपनी परीक्षा में अपना 100% नहीं दे पाते, वे आते हुए क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, और वे किस तरीके से अपनी इस गलती को सुधारें? बस इसका बस एक ही उपाय है कि अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है सो ठीक रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल अगर बैलेंस है तो आप गलतियां कम करेंगे। होता क्या है कि हमारा जब एटीट्यूड पॉजिटिव होता है तो हमारा मस्तिष्क अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करता है। पूरी क्षमता के साथ काम करने का ये होता है कि जैसे जो भ्रम की स्थिति होती है, जैसे मैं एग्जाम्पल से इसको इलाबोरेट करता हूँ। जैसे अगर एक विद्यार्थी है, उसने कोई प्रश्न पढ़ा, उसको लगा कि क्वेश्चन ए है, ठीक है, अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उसको पहली नजर में पता चलेगा कि क्वेश्चन ए है, मतलब ए है। लेकिन एक विद्यार्थी जो जानकार है लेकिन उसका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है तो उसको ए लगेगा, 15 मिनट बाद वही क्वेश्चन मिलेगा कि नहीं बी ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, और लास्ट होते होते पता चलेगा कि उसने जो मार्क करके आया वो सी मार्क करके आया है। ये कॉन्फिडेंस की कमी दिखाता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, सब कुछ है, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, इस वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, इस वजह से वो 100% परफॉर्म नहीं कर पाता है। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी जिसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया है तो वो सामान्य जानकारी के आधार पर भी अपना 100% दे पाता है। तो मुझे यही लगता है कि हर विद्यार्थी को अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनाए रखना चाहिए, इसीलिए एटीट्यूड को कभी भी गिरने नहीं देना, हमेशा उसको पॉजिटिव बनाए रखना है। मैं अंत में आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हमारे अभ्यर्थियों के लिए आपकी जो महत्वपूर्ण राय है, तो वो अपने 2 शब्दों में आप क्या उनसे कहना चाहेंगे, और क्या उन्हें आगे मोटिवेट करना चाहेंगे, किस तरीके से? इसमें बस कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मुझे लगता है कि मेहनत का दूसरा कोई विकल्प नहीं है, मेहनत करनी है, और पॉजिटिव अप्रोच के साथ मेहनत करने से आदमी कभी थकता नहीं है, क्योंकि थकता वही है जो अपने परिणाम को लेकर सशंकित होता है। जिसका अप्रोच पॉजिटिव होता है वो मेहनत करते चला जाएगा और थकेगा भी नहीं। तो 2 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है, पॉजिटिव अप्रोच एंड हार्ड वर्क, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और यही मंत्र मुझे लगता है कि हर परीक्षा के लिए लागू होता है, और ये सबसे मतलब बेहतरीन है मेरे समझ से। बहुत 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 धन्यवाद आपका आदरणीय पंकज कुमार सिंह जी, आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, हमारे मंच को दिया। डायलॉग मंच परिवार की ओर से मैं आपका पुनः मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, और आपको प्रणाम निवेदित करती हूँ। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत